My name is Muhammad Rahil Sabar, your biology teacher. Now we are going to start our lecture number 2, which is on the cell. Last हमारा lecture 1 complete हुआ और उस lecture 1 के अंदर कुछ हमने topic discuss किए. According to the syllabus of UHS, आज हम जो है वो next उससे onward जो structure है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. होप सो आपने पहले वाले स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़े होंगे और कुछ ना कुछ उसकी प्रैक्टिस भी की होगी. प्रैक्टिस जरूर करनी है. याद रखिएगा एमडी कैट सारे का सारा प्रैक्टिस बेस है. 2 साल आपने पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे और बगैर प्रैक्टिस के आप सारा कुछ कर जाएंगे. प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू एंट्री टेस्ट. सो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं जी? आज हम स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम. साथ हमें देखना है जी साइटोस्केलेटन, साथ हम करेंगे जी सेंट्रियूल और साथ हमें करना है जी वैक्यूल. सो ये जो है वो आज 4 स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लाइसोसोम. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बन सकते हैं और इसमें आपको कोशिश भी की जाएगी कि कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाए. सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन व्हिच इज लाइसोसोम. लाइसोसोम डिस्कवरी एंड इंट्रोडक्शन. डिस्कवर बाय डी ड्यूव इन 1949. सो 1949 में फर्स्ट टाइम जो था वो इसको क्या किया गया? डिस्कवर किया गया. और याद रखिएगा ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. तो यहां पे चेक कर लीजिए, कंडीशन लग गई कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता. तो स्टूडेंट याद रखिएगा हर स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में है, कौन सा स्ट्रक्चर यूकैरियोट में है, क्योंकि एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड भी बन सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन बोथ. तो ये स्ट्रक्चर, हर एक स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कौन सा प्रोकैरियोट्स में होता है और कौन सा यूकैरियोट में. तो मैंने कहा ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? यूकैरियोट में होता है. नेक्स्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है. अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए. जितने स्ट्रक्चर हमने पढ़ने हैं आपको याद रहने चाहिए कौन सा सिंगल था, कौन सा डबल. अगर आप जो है वो कल का लेक्चर अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो उसमें आपने गोल्गी अपरेटस पढ़ा, वो बाय नेचर सिंगल मेम्ब्रेन है. आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, वो बाय नेचर सिंगल मेम्ब्रेन है. आपने राइबोसोम पढ़ा, वो विदाउट मेम्ब्रेन है. आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो लाइसोसोम है, जो हमारे पास क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन. स्क्रीन पे आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. इस स्ट्रक्चर में अगर आप गौर कीजिए तो जो येलो शेप का आउटर मोस्ट आपको नजर आ रहा है ये इसकी मेम्ब्रेन है और एग्जैक्ट वही वाला जो मॉडल इसके ऊपर अप्लाई होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था. और इन येलो के अंदर आप देखें कहीं कहीं आपको डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं. वो जो डिफरेंट कलर है बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं. और जो बिल्कुल कोर वाला स्ट्रक्चर है, इस कोर वाले स्ट्रक्चर में वो सारे एंजाइम्स पड़े हैं जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं. अब अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो मैंने कहा सिंगल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है. जब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो इस मेम्ब्रेन के अंदर सारा कुछ होगा जिसने क्या करना है? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है. अब क्या क्या इसके अंदर होगा? नंबर 1 कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड एसिड फॉस्फेटेजेस. तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. याद रखिएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी ऐसे एंजाइम्स होते हैं व्हिच विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द डाइजेशन. अब डाइजेशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स वन इनटू द सिंपल वन नाउन एज डाइजेशन. तो बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग डाइजेशन. ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. साथ मैंने वर्ड लिखा हाइड्रोलाइटिक. हाइड्रोलाइटिक स्टैंड्स फॉर व्हिच विल वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पीएच. अगर आपने चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ा है तो वहां आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, एक स्पेसिफिक एसिड या एक स्पेसिफिक बेसिक एनवायरनमेंट पे काम करता है. तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टैंड्स फॉर ऑल दोज एंजाइम which will work in the presence of acidic pH and they will perform the function of the digestion, mean that they will convert complex substances into simple substances. और acidic phosphatase stands for it
These are responsible to remove phosphate group from any substance ताकि प्रॉपरली उसको क्या किया जाए, डाइजेस्ट किया जाए। अब जरा देखिएगा कौन कौन से एंजाइम्स इसके अंदर हो सकते हैं। इट मे कंटेन प्रोटीएजेस, अब प्रोटीएजेस स्टैंड्स फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इट मे कंटेन अमाइलेजेस मीन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। इट मे कंटेन लाइपेजेस मीन लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। इट मे कंटेन न्यूक्लिएजेस मीन न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो चेक कर लीजिए आपकी बॉडी में यही तो चीजें होती हैं जो ज्यादातर डाइट के अंदर आप लेते हो, और इन्हीं चीजों की डिस्ट्रक्शन करना हमारे लिए जो है वो जरूरी होता है, इन्हीं को डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। तो इन सब की डाइजेशन के लिए जो चीज इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास क्या होती है, लाइसोसोम। याद कीजिए गोल्गी अपरेटस पढ़ा, गोल्गी अपरेटस में आपने कहा कि पैंक्रियाटिक जूस जो आ रहा होता है पैंक्रियास से मूव करता है टुवर्ड्स ड्यूडेनम, वहां पर वो लेके आता लाइपेजेस, अमाइलेजेस, और उसके अंदर क्या होता है जी, ट्रिप्सिन। तो स्टूडेंट वो जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली लाइसोसोम लेके आ रहा होता है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है जी, RER में, और उनको भेजा जाता है टुवर्ड्स गोल्गी अपरेटस, वहां पे उनकी क्या की जाती है जी, फाइनल प्रोसेसिंग की जाती है। आफ्टर दैट उसे पैकिंग में रिलीज किया जाता है जिन्हें आप गोल्गी वेसिकल कहते हो, और गोल्गी वेसिकल जो है वो विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट ट्रांसफर किया जाता था टुवर्ड्स ड्यूडेनम। तो उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग भी थे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग भी थे, और लिपिड डाइजेस्टिंग भी थे। तो ये सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब स्टूडेंट सपोज कीजिए मैंने कहा ये डाइजेस्टिंग एंजाइम है, सो दे आर रिस्पांसिबल टू डाइजेस्ट समवन। अगर उन्होंने डाइजेस्ट करना है तो इनका होना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए मैं कहता हूं इनकी क्या हो गई, बॉडी में एब्सेंस हो गई। अब बॉडी में ये नहीं है, जब बॉडी में ये नहीं है तो क्या होगा, दे विल अनएबल टू परफॉर्म डाइजेशन। तो ये डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इन्होंने डाइजेशन करनी थी, अब होंगे तो डाइजेशन होगी, नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगी। अब जब डाइजेशन नहीं होगी तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम है हमारे पास स्टोरेज डिजीज। तो आपने सुना था कि ये सारे क्या करेगा जी, डाइजेस्ट करेगा। सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं बना, यहाँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं बना, यहाँ न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं बना, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं बना। तो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अगर नहीं बने तो वो जो सब्सटेंस आपकी बॉडी में आएगी, इट विल स्टार्ट टू अकैमुलेट। जब वो आपकी बॉडी में अकैमुलेट होना शुरू हो जाएगी देन इट विल लीड्स टू स्टोरेज डिजीजेस। देखिए ना, एक चीज एक प्रॉपर तरीके से आप यूज नहीं कर पा रहे तो आपकी बॉडी में वो पड़ी वेस्ट हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। जब वो पड़ी वेस्ट हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, देन इट विल रिस्पॉन्सिबल टू कॉज सम काइंड ऑफ डिजीजेस फॉर योर बॉडी। तो इसी तरह जब ये एब्सेंट हो जाएंगे, एंजाइम नहीं आ पाएंगे, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में अकैमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अकैमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस माइट बी पॉसिबल, वो ग्लाइकोजन हो, माइट बी पॉसिबल वो ग्लाइकोप्रोटीन हो, सिंपल प्रोटीन हो, सिंपल लिपिड हो, वो आपकी बॉडी में क्या होना शुरू हो जाएगा, अकैमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और उसकी बिहाफ पे जो डिजीजेस होंगी वो होंगी क्या, स्टोरेज डिजीज। ज्यादातर ये जो डिजीजेस होती हैं वो कॉन्जेनिटल होती हैं, पैदाइशी होती हैं, बाय बर्थ आपकी बॉडी में होती हैं, जिनकी बिहाफ पे प्रॉब्लम होती है। अब क्या वजह है कि वो बाय बर्थ होती हैं, बेसिकली म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन डीएनए, चेंज इन हेरिडिटी मटेरियल, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो म्यूटेशन। अब स्टूडेंट जरा डीएनए पे गौर कीजिए, मैंने कहा डीएनए में म्यूटेशन हो गई, इट मीन डीएनए नहीं बना। अब डीएनए ही तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन करना, एमआरएनए बनाना। उसी एमआरएनए ने फिर राइबोसोम के पास जाके क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। तो जब म्यूटेशन हुई, डीएनए खराब, डीएनए खराब तो एमआरएनए खराब, एमआरएनए खराब तो प्रोटीन नहीं बनेगी। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो भाई उन्हीं प्रोटीन से तो एंजाइम बन रहे थे, इसका मतलब लाइसोसोम विल अनएबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो इस सेंस में ये आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा। 20 टाइप्स की डिजीजेस अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि स्टोरेज डिजीजेस है और लाइसोसोम्स की एब्सेंस की वजह से होती है। सो फर्स्ट हम चल रहे हैं जी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। अब ग्लाइकोजिनोसिस टाइप क्या होता है, याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज रिसीव होती है, स्टार्च की फॉर्म में रिसीव हुई फ्रॉम प्लांट, डाइजेस्ट किया, ग्लूकोज बना लिया, जितना बॉडी ने यूज करना था यूज कर लिया, बाकी एक्सेस ग्लूकोज वेस्ट नहीं किया जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल्स के अंदर और लीवर सेल्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। जब मसल और लीवर सेल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा तो जरूरत पड़ने पर वो ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज
ताकि वो आपकी बॉडी को ब्रेक होके एनर्जी दे सके। अब ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 में क्या होगा, एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके आपके लीवर सेल्स के अंदर और आपके मसल सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन म्यूटेशन की बिहाफ पे वो वाले एंजाइम नहीं बनेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। सो जिसकी बिहाफ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन विल नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी ग्लाइकोजन, जिसे आप बोलोगे ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। तो ये प्रॉब्लम है। ज्यादातर ये जो स्टोरेज डिजीज होती हैं, बच्चा जो है वो सरवाइव करने में अच्छी खासी उसे प्रॉब्लम होगी, लेस वायबल हो जाता है, उसका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कुछ ऐसी भी डिजीजेस हैं जिनमें जो है वो पहले दूसरे साल ही बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो बड़ा क्रूशियल जो है ये क्या होती है, जो डिजीजेस होती हैं। द नेक्स्ट वन इज टैसेक डिजीज। अब टैसेक डिजीज क्या होगा, लिपिड की कैटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिपिड स्टार्ट टू एक्यूमुलेट और मोस्टली इन ब्रेन सेल, जिससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, दिमागी तौर पे खराबी आ जाएगी, आप मेंटली प्रॉपरली उसे यूज नहीं कर सकते और क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। आइए जरा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टिंग बैग। पहला है जी गोल्जी बॉडी, ये तो एंजाइम की प्रोसेसिंग कर रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो ट्रांसफर कर रहा था। लाइसोसोम एंड राइबोसोम, तो बीटा ऑप्शन है जी लाइसोसोम, क्योंकि अभी आपने पढ़ा इसमें प्रोटीएजेस थे, इसमें लाइपेजेस थे, इसमें अमाइलेजेस थे और इसमें न्यूक्लिएजेस भी थे। तो यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन लाइसोसोम। आइए जी फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको डायग्राम में शो हो रहा है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। अब वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने के बाद बर्ड की फॉर्म में उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा टुवर्ड्स गोल्जी apparatus। अब गोल्जी apparatus उनको रिसीव करता है फ्रॉम देयर फॉर्मिंग फेज। अब फॉर्मिंग फेज से जैसे जैसे वो बर्ड रिसीव होंगे, सिस फेज से रिसीव होंगे, तो वो सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी आगे ट्रांसफर किए जाते हैं और उनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। जब फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है तो प्रोसेसिंग करने के बाद उन्हें प्रोसेस फॉर्म में गोल्जी वेजिकल की फॉर्म में रिलीज किया जाता है। स्टूडेंट, इन्हीं गोल्जी वेजिकल्स को आप प्राइमरी लाइसोसोम कहते हो, क्योंकि इनके अंदर वो एंजाइम्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इट कंटेन डाइजेस्टिंग एंजाइम तो प्राइमरी लाइसोसोम, लेकिन अगर इसमें इंसुलिन है तो वो डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, अगर इसमें ग्लूकागॉन है तो वो डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, देन दे विल कंसीडर एज सेक्रेटरी वेजिकल। तो याद रखिएगा हर लाइसोसोम जो है वो गोल्जी वेजिकल होता है, लेकिन हर जो गोल्जी वेजिकल है वो लाइसोसोम नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, सेक्रेटरी वेजिकल भी हो सकते हैं। तो डायग्राम में आपको दोनों जो है वो दिखाए गए हैं। अब फॉर्मेशन में पहले आरईआर के पास कंपोनेंट यानी राइबोसोम बनाएगा, कंपोनेंट आएंगे एंजाइम के पास, एंजाइम जो है वो बन के किसके पास दे दी जाएगी, गोल्जी apparatus को। गोल्जी apparatus जो है वो देगा छोटी छोटी प्रोसेसिंग करके पैकिंग देगा, उन्हीं पैकिंग को आप लाइसोसोम कहते हो, जिन्हें आप क्या बोलते हो, प्राइमरी लाइसोसोम। अब इसके अंदर एंजाइम्स हैं, जब ये एंजाइम डाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और व्हेन दे विल इन्वॉल्व टू परफॉर्म स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्शन, तो इन एक्शन लाइसोसोम नाउन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम जब इन एक्शन होगा तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या हो जाएगा, इन कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या क्या फंक्शन ये कर सकता है, सपोज कीजिए फैलने की फॉरेन ऑब्जेक्ट इंगल्फ कर ली, जिसे आपने फैगोसाइटोसिस का नाम दिया था, तो वो फैगोसिटिक वैक्यूल बनेगा। अब वो जो फैगोसिटिक वैक्यूल है उसके साथ लाइसोसोम अटैच होगा, नाउ इट विल कंसीडर एज सेकेंडरी वेजिकल, सेकेंडरी लाइसोसोम, और वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एग्जांपल न्यूट्रोफिल, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपने सुना है कि वो बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हैं, तो असल में जब वो इंगल्फ करते हैं तो उनके अंदर लाइसोसोम होते हैं जो इस फैगोसाइटोज सब्सटेंस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो ये डिफेंसिव सिस्टम का काम कर रहे हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म हो गया आपकी बॉडी के लिए। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में जब डेवलपमेंट होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ सेल्स को जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सपोज बिफोर बर्थ आपकी डिजिट्स जो है वो अटैच होती हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है बाय द अपोप्टोसिस
ताकि उंगलियां बिल्कुल सेपरेट हो सके। या आपने सुना होगा कि जो टैडपोल होता है उसकी टेल होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अपोप्टोसिस होगी, सारे सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और उसकी टेल खत्म कर दी जाती है। तो अपोप्टोसिस का प्रोसेस सेल के अंदर डिपेंड कर रहा होता है ऑन द बेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द लाइसोसोम, और याद रखिएगा ये हमारे फेवर में होता है, जबकि नेक्रोसिस उसमें लाइसोसोम नहीं होता, वो हमारी फेवर में नहीं होता। तो इस सेंस में ये हमारी डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ अबनॉर्मल स्टेजेस में ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए जी, आपने 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से खाना नहीं खाया, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो लाइसोसोम क्या करेगा, सेल के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा, उनमें से प्रोटीन निकालेगा, उनमें से कार्बोहाइड्रेट निकालेगा, लिपिड निकालेगा, ब्रेक करके एनर्जी बनाना शुरू कर देगा। इस तरह सेल्स की क्या शुरू हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। तो पहले केस में भी आपने सेल को मारा, दूसरे केस में सेल के कंपोनेंट्स को मारा, तो एज ए होल सेल ने अपने ही कंपोनेंट को मारना शुरू कर दिया। This phenomenon known as autophagy, और जो ये करता है उसे हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम, जो कि सेकेंडरी लाइसोसोम है। जरा एमसीक्यूज देखते हैं। सेक्रीशन आर द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द राइबोसोम एंड प्रोसेस्ड बाय द गोल्गी बॉडी एंड पैक्ड इनटू द स्मॉल सैक्स कॉल्ड एज, तो अल्फा है जी गोल्गी वेसिकल, जी बिल्कुल गोल्गी वेसिकल तो उनको कहते हैं। चार्ली है जी प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये जो बने हैं उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम तब कहेंगे अगर उनमें डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे। तो लाइन सुनिए, उसने बोला है सिक्रीशन, जो इंसुलिन भी हो सकती है, ये डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। बीटा है जी सेक्रेटरी वेसिकल, जी बिल्कुल सेक्रेटरी वेसिकल भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा है जी ए और बी, तो ए और बी ऑप्शन आएगी। बाज बच्चों ने पहला ही लगा देना था बड़ी जल्दी के अंदर, तो याद रखिएगा जो वो गोल्गी वेसिकल बना है वो लाइसोसोम नहीं है, अब की बार वो सेक्रेटरी वेसिकल है। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये जरा चेक कीजिएगा, ऑटोफैगी की हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें सेल के अपने कंपोनेंट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या होगा, ऑटोफैगी के अंदर में देखिए, इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, ये सेल का क्लोजअप है। इसमें आप देखिए जी एक इलोंगेशन वाला फेज आपको नजर आ रहा है। इलोंगेशन स्टैंड्स फॉर ये ऑटोफैगोसोम बनाया जा रहा है। मेम्ब्रेन जो है वो इन स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, इन्वेलप कर रही है, जिनको डाइजेस्ट करना जरूरी है। और ये नीचे से जो बॉल ऊपर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, लाइसोसोम। अब ये फ्यूज होगा विद उसके साथ जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है फैगोसोम, और इसकी क्या करेगा, इसकी डाइजेशन करेगा, और जो वेस्ट बनाया जाएगा या तो सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर वो वेस्ट है, और अगर उसकी रिसाइकलिंग करना मकसूद है तो सेल में उसे रख लिया जाएगा। इसी प्रोसेस को जरा इस में आप गौर से देखिए वीडियो में, आपको जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी समझ आ जाएगी, फंक्शन भी समझ आ जाएगा। Lysosomes are membrane-bound vesicles that contain hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes degrade proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates, and are formed in the endoplasmic reticulum. These enzymes are then transported to the Golgi apparatus by transport vesicles. The lysosomes arise from the Golgi apparatus. When particles such as viruses or bacteria are ingested by phagocytosis, the lysosome fuses with the particle-containing vesicle, called a phagosome, and delivers the hydrolytic enzymes. Lysosomes also fuse with organelles, such as old mitochondria. This results in the destruction and recycling of these structures. तो स्टूडेंट इस विजुअल में आपको आइडिया हो गया होगा इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फंक्शन कैसे करता है। आइए जरा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। विच वन इज सेकेंडरी लाइसोसोम? नंबर अल्फा है जी सेक्रेटरी वेसिकल, तो मैंने बताया था वो बाय नेचर लाइसोसोम नहीं होगा। लाइसोसोम इन एक्शन, बिल्कुल ये हो सकता है। बीटा ऑटोफैगोसोम, जी बिल्कुल ये भी है क्योंकि वो जो है वो फैगोसाइटोसिस कर रहा है। और डेल्टा है जी बीटा एंड चार्ली, तो ये आपके पास बीटा और चार्ली दोनों बनेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो इन एक्शन जो है वो शो हो रहा है। नेक्स्ट है जी आपके पास लाइसोसोम परफॉर्म टू द सेल। अब ये सेल के लिए क्या क्या करते हैं? सेलुलर डाइजेशन, जी बिल्कुल करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ द सेल, जी बिल्कुल करते हैं। अभी ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आपने डिस्ट्रैक्ट होते देखे, उसकी रिसाइकलिंग वगैरह करने के लिए। बीटा डिफेंस, तो न्यूट्रोफिल की मैंने एग्जांपल दी थी, डिफेंस में भी यूज हो रहा था। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज बनेगा, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास
विच वन इज सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग अपोप्टोसिस आपने पढ़ी, उसमें अपोप्टोसिस में आप क्या बोलते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, सेल इट सेल्फ कमिट टू सुसाइड। तो वो बाय नेचर क्या है जी, वो आपके पास जो है वो सुसाइड है। तो मैंने बताया था उसमें कौन इन्वॉल्व होता है जी, लाइसोसोम। तो अल्फा राइबोसोम बिल्कुल नहीं, चार्ली लाइसोसोम जी बिल्कुल जी, चार्ली ही होता है, बाकी सारी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी वैक्यूल, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आइए जी, वैक्यूल जो है प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, और याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक नहीं। दूसरा, अगर एनिमल में देखें तो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और एक ही होता है, और इसने क्या किया होता है जी, मेजर पोर्शन सेल का कवर किया होता है, ऑलमोस्ट 90% सेल का जो है उसने कवर किया हुआ है। ये जरा डायग्राम देख लीजिए, इसमें जो आपको बिल्कुल दरमियान वाला व्हाइट कलर की सब्सटेंस नजर आ रही है, जो वैक्यूल है, जिसने सेल का एक मेजर पोर्शन क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब जरा अगर हम इसके स्ट्रक्चर में आए तो इनक्लोज इन सिंगल मेम्ब्रेन, तो लाइसोम भी सिंगल था, ये भी हमारे पास क्या है जी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और मेम्ब्रेन का नाम क्या, टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा ये एमसीक्यू का पॉइंट है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, लार्ज वैक्यूल फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द स्मॉल ऑन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो असल में प्लांट में जो बड़े वाला वैक्यूल होता है वो तब होता है जब उसकी फाइनल ग्रोथ हो चुकी है। याद रखिएगा, जब प्लांट का सेल बनता है, अभी उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस वक्त कई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, देन दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स वन, लार्जर वन। तो वो जो बड़ा बना है वो बना है बाय द फ्यूजन ऑफ द स्मॉल वन। ये चेक कीजिए जी, आपको जो डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में जो आउटर बाउंड्री है वो टोनोप्लास्ट है, अंदर जो मटेरियल है उसे सेल सैप कहते हैं, जो वाटर हो सकता है, जो स्टोरेज हो सकता है, मेटाबॉलिक जो है वो एसेंशियल सब्सटेंसेस, इसमें वेस्ट चीजें भी हो सकती हैं। आइए जरा हम इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो प्लांट में इसका बहुत बड़ा फंक्शन टर्जिडिटी में इन्वॉल्व होना, वाटर को अब्सॉर्ब करेगा और सेल अच्छी तरह क्या हो जाएगा, टर्जिडिटी में आ जाएगा, सेल को एक प्रॉपर शेप मिल जाएगी। तो सेल को प्रॉपर शेप देना, एक प्रॉपर जो है वो स्पेसिफिक, उसकी एक स्पेसिफिक शेप बन जाती है, एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ वैक्यूल। चेक कीजिए राइट साइड पे आपको जो आप डायग्राम नजर आ रही है, एक सेल में टर्जिड सेल है और एक तरफ प्लाज्मोलाइज्ड यानी फ्लैसिड सेल है। वहां पे क्या है, वैक्यूल ने वाटर रिमूव कर दिया तो सेल सारा श्रिंक हो गया। स्पेस देख लीजिए मेम्ब्रेन और सेल में वॉल में, अच्छी खासी सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में स्पेस आ चुकी है, सेल श्रिंक हो चुका है, और यही जब पानी को अब्सॉर्ब करेगा तो प्रॉपर आप देख लीजिए एक साइड पे आपको प्रॉपर सेल की शेप नजर आ रही है। तो इस तरह ये सेल को सपोर्ट करता है उसकी शेप वगैरह देने में, और साथ ही साथ साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ द वाटर एंड प्रोडक्ट। तो मैंने बताया जी वेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें स्टोर हो सकते हैं, मेटाबोलाइट भी स्टोर हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ वाटर वगैरह भी ये क्या करता है, जरूरत के लिए स्टोर कर लेता है। अब एक स्पेसिफिक वैक्यूल होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जरा देखिए जी, आपको पैरामीशियम नजर आ रहा है, इस पैरामीशियम ने फ्रेश वाटर में होना और सराउंडिंग में पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो वो क्या करेगा, इट विल मूव फ्रॉम हाई टू लो, तो वो अंदर आ जाता है। अब सेल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो साइटोप्लाज्म को क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, और एंजाइम्स की जो है वो एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी। उसलिए फिर क्या किया जाता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको स्टार शेप में नजर आ रहे हैं, ये पहले क्या करेंगे, उस पानी को अब्सॉर्ब करेंगे और अच्छी खासी एक शेप में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पानी को अपने अंदर क्या किया हुआ, अब्सॉर्ब। देन दे विल कॉन्ट्रैक्ट टू रिमूव वाटर फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, जो कि इस विजुअल में आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी क्या होता है, यूज होता है। और जब भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल किया जाए उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वैक्यूल इन्वॉल्व इन द ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये पॉइंट भी बन सकता है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू। नेक्स्ट आते हैं जी हम एमसीक्यू की तरफ। पिक अप द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अल्फा है जी लाइसोसोम, बीटा है जी राइबोसोम, चार्ली है जी वैक्यूल। तो लाइसोसोम सिंगल है, वैक्यूल सिंगल है, तो ए और सी बनेगा, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट सेकंड है जी वैक्यूल ऑफ द सेल कंटेन। तो वैक्यूल में क्या है, साइटोप्लाज्म नहीं, वो तो सेल के अंदर होता है। सेल सेप जी बिल्कुल सेल सैप ही होता है। न्यूक्लियस
बिल्कुल ये तो एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, तो आपके पास बीटा ऑप्शन बनती है। थर्ड, मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, तो मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू का पॉइंट है। तो साइटोप्लाज्म कहते हैं नहीं, सोनोप्लास्ट कहते हैं नहीं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, एक्टोप्लास्ट कहते हैं, तो चार्ली ऑप्शन है जी, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन का इंट्रोडक्शन जी, नेम देखिए जी, नेम क्या कह रहा है जी, स्केलेटन। अब जब साइटो तो है पार्ट ऑफ द सेल, तो साइटोस्केलेटन स्टैंड्स फॉर skeleton of the cell, so it will act as a skeleton of the cell। अब जरा गौर कीजिए, मैं अगर बात करूं ये है किन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो वंस अगेन आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रक्चर किस में है किस में नहीं है। मैंने कहा ये बिल्कुल रिजेंबल है जी स्केलेटन से। तो जरा अपने स्केलेटन की बात कीजिए, अगर आपकी बॉडी में स्केलेटन है तो वो आपकी बॉडी को क्या कर रहा होगा, वो शेप दे रहा होगा, वो आपकी बॉडी को मूवमेंट दे रहा होगा, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ये सेल का स्केलेटन है तो उसे सेल को क्या देनी चाहिए, शेप देनी चाहिए, सेल को क्या देनी चाहिए, मूवमेंट देनी चाहिए, और सेल को क्या देनी चाहिए, प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली ये सब कुछ ये सेल को प्रोवाइड करेगा। आइए जी जरा देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन में है क्या। तो ये प्रोटीन फाइबर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, और कहां होते हैं, इन द होल साइटोसोल, यानी साइटोप्लाज्म का ये मेजर पोर्शन होता है, उसके अंदर जो है ये होते हैं, और सारे प्रोटीन फाइबर हैं। तीन तरह के जी प्रोटीन फाइबर है। द फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल, डायग्राम आपको नजर आ रही है, 25 नैनोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर। द नेक्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट, और इसका जो आपको डायमीटर नजर आ रहा है वो कितना होता है जी, 7। अब नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इसका जो हमारे पास डायमीटर होता है वो होता है जी 10। अब 10 देख लीजिए, वो 7 और 25 के दरमियान है, इसलिए तो हमने इसे क्या बोला, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब जरा माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ चलते हैं, तो लॉन्ग अनब्रांच सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, डायग्राम देखिए आपको सब यूनिट जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये सब यूनिट होते कौन से हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, जो कि दो तरह की होते हैं, एक बोलते हैं अल्फा ट्यूबुलिन और एक को बोलते हैं बीटा ट्यूबुलिन। डायग्राम में आपको नजर आ रहे होंगे, ये दो आपस में जुड़ते रहते हैं और एक लंबा हॉलो स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप क्या बोलते हो, माइक्रोट्यूब्यूल। अब जरा फंक्शन की तरफ चलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है जी, असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। जरा डायग्राम देखिए, क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं जी, आके अटैच होती हैं, वो क्रोमोसोम्स को पकड़ती हैं, क्रोमोसोम्स को बिल्कुल सेंटर में अलाइ किया जाता है, फिर क्रोमोसोम्स को तोड़ दिया जाता है। तो क्रोमोसोम्स को अरेंज करना, उनको मूव करवाना, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम कौन कर रहा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल कर रही होती है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर भी ये बनाता है, जैसे कि सेंट्रियोल बनाना, बेसल बॉडी बनाना, सिलिया बनाना, फ्लैजेला बनाना। अब बेसल बॉडी क्या होता है स्टूडेंट, वो वाला स्ट्रक्चर जहां से सिलिया और फ्लैजेला निकलता है उसे बेसल बॉडी कहते हैं। और सिलिया टाइनी स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको डायग्राम में पैरामीशियम की सराउंडिंग में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, मूव। फ्लैजेला ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन साइज में बड़ा होता है और तादाद में एक या दो होते हैं। ये आपको यूग्लिना मूव करता नजर आ रहा है, ये मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। तो इस तरह ये लोकोमोशन में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए जी माइक्रोफिलामेंट की तरफ चलते हैं। माइक्रोफिलामेंट ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अब ये माइक्रोफिलामेंट क्या होगा, मोर सिलेंड्रिकल फाइबर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। डायमीटर इनका क्या होता है जी, 7 नैनोमीटर, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं जी, अटैच होते हैं। ये आपको नजर आ रहा है जी, दो जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, जो ट्विस्ट है जिस तरह आप मोतियों की माला लेकर या तस्बीह लेकर उसको ट्विस्ट कर दीजिए, तो बिल्कुल उस तरह की इसकी क्या होती है, इसकी जो है वो शेप होती है। आइए इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। इंटरनल सेल मूवमेंट जो होती है वो ऑन द बिहाफ ऑफ माइक्रोफिलामेंट होती है, और मूवमेंट में साइक्लोसिस हो गया, अब अमीबॉइड मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये बाय नेचर बने होते हैं एक्टिन से, मायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से। ये एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो आपके मसल्स में होती हैं।
और मसल्स के अंदर इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाना। तो एग्जैक्ट जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगी और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगी तो सेल के अंदर जो मूवमेंट होगी वो करवाई जाएगी। ये देखिए जरा आपको डायग्राम नजर आ रही है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मूव कर रहा है प्लांट सेल में, इसे साइक्लोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म की बिहाफ पे ऑर्गेनेल्स का मूव करना, सो साइटोप्लाज्म का एक्टिवली मूव करना विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेल, उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं या साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑन द बिहाफ ऑफ माइक्रोफिलामेंट, अमीबा मूव करता है और उसकी शेप चेंज होती रहती है। वो जो अमीबाइड मूवमेंट है ये भी जो है वो किस बिहाफ पे है, ऑन द बिहाफ ऑफ माइक्रोफिलामेंट। तो सेलुलर मूवमेंट करवाना जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आ गया, अमीबाइड मूवमेंट आ गया, और शेप को जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहना, वो इनका काम है। द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये क्या होते हैं जी? फिलामेंट हैव डायमीटर बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो दोनों के दरमियान इनका डायमीटर होता है, मैंने बताया भी था इनका डायमीटर 10 होता है। तो एक तरफ 7 था, एक तरफ 25 था, तो ये बिल्कुल उनके दरमियान में आ गया। और डायग्राम भी आपको प्रॉपर नजर आ रही है कि इसमें लंबे लंबे थ्रेड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या हुए होते हैं, क्वाइल हुए होते हैं। और जो प्रोटीन्स होती है डिफरेंट वैरायटी की इनमें प्रोटीन्स होती हैं, दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज हेट्रोजीनियस प्रोटीन। लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है वो केराटिन प्रोटीन होती है, जो आपको पता है आपके हेयर्स में भी होती है, आपके नेल्स में भी होती है। और काम क्या है जी इसका? मेंटेन द शेप ऑफ द सेल और इंटीग्रेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट, यानी सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में क्या करना, लिंक करना। तो आइए जी नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रियोल, और फिर एंड पे इनके और सेंट्रियोल के फंक्शन इकट्ठे हम एमसीक्यूज में जो है वो एमसीक्यूज देख लेंगे। नेक्स्ट है जी सेंट्रियोल। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। तो याद रखिएगा ये प्लांट में नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे भी हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे क्लेमेडोमोनास वगैरह, या अर्ली जो आपके पास ब्रायोफाइट्स थे, नॉन वास्कुलर प्लांट्स, उनमें भी सेंट्रियोल की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन याद रखिएगा वो बड़ा एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस हम ज्यादातर स्टडी नहीं करते, तो इसलिए कहा जाता है कि ये प्लांट्स में नहीं होता। खैर लोकेशन में देखें तो ये क्या होता है जी, क्लोज टू द न्यूक्लियस, और बाहर वाली साइड पे होगा, और राइट एंगल होंगे। कौन राइट एंगल होंगे? बेसिकली सेंट्रियोल दो होते हैं, एक ये है एक ये है, तो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। जब राइट एंगल होते हैं तो दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बनता है? 90। डायग्राम में देख लीजिए जो आपको रोटेट करता नजर आ रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है? अगर आप लिंक कीजिए तो क्या बनेगा, ये आपके पास इसका एंगल 90 बनेगा। सपोज कीजिए ये मेरे पास सेल है, ये सेल के अंदर मैंने क्या शो कर दिया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बिल्कुल एक्सटीरियर साइड पे ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल। अब जब दो सेंट्रियोल हो गए तो याद रखिएगा दो सेंट्रियोल को इकट्ठा सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो आपके सेल के अंदर सेंट्रियोल सेंट्रोसोम की फॉर्म में होता है, यानी पे की फॉर्म में होता है। और अगर आप इसे बाहर निकाल के देखें तो ये इसकी क्या होती है, अपीयरेंस। तो चेक कर लीजिए दोनों एक दूसरे की क्या है, राइट एंगल है। आइए जरा स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो मैंने पहले भी बताया कि दो होंगे, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल होंगे। जब दोनों एक दूसरे के राइट एंगल होंगे तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90, और दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। अब ईच सेंट्रियोल, तो दो थे ना, एक सेंट्रियोल की बात करते हैं तो एक सेंट्रियोल में क्या होगा, एक सेंट्रियोल में सिलेंड्रिकल अरे ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और हर एक फर्दर 3 का कॉम्बिनेशन होगी। डायग्राम देख लीजिए आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रही हैं, और हर माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर ट्रिपलेट है, यानी कि एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रोसोम में 54। तो एमसीक्यू आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर इन ईच सेंट्रियोल, तो 9 ट्रिपलेट या 27 माइक्रोट्यूब्यूल। अगर पूछा जाए कि सेंट्रोसोम में कितने हैं, तो आपके पास क्या होगा जी, 18 ट्रिपलेट, यानी 54 माइक्रोट्यूब्यूल इन सिंगल मैनर। खैर आइए जी बात करते हैं कि फंक्शन क्या है जी सेंट्रियोल का। नंबर 1, जस्ट बिफोर सेल डिवाइड्स दे रेप्लिकेट। जरा डायग्राम में देखिए आपको नजर आ रहे हैं, एक सेल जब डिवाइड हो रहा है तो उसने 2 सेंट्रोसोम बना लिए हैं, यानी कि 2 सेंट्रियोल एक तरफ, 2 सेंट्रियोल एक तरफ, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, जो आपको डायग्राम में नजर भी आ रहे हैं। जैसे ही ऑपोजिट
पोल की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, देन दे विल प्रोड्यूस माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर की तरफ आती है, जिन्हें आपने स्पिंडल्स कहा था, एस्टर्स कहा था, जो क्रोमोसोम्स को क्या करती हैं, असेंबल्स करती हैं, अरेंज करती हैं. सो माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल बता दिया, अरेंज, असेंबल्स, डिसअसेंबल ऑफ द क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम्स को अरेंज करना, उनको कैप्चर करना, उनको प्रॉपर अलाइन करना, उनको इक्वली डिवाइड करना, ये सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है, जो बन किससे रहे होते हैं, सेंट्रियोल से. अब नेक्स्ट जी ये चेक कर लीजिए, एक और डायग्राम आपको नजर आ रही है जिसमें सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल आपको बनती, ओरिजिनेट होती नजर आ रही है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, जहां पे इन्होंने क्रोमोसोम्स को क्या करना है, अलाइ करना है. इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द सिलिया जो है वो भी इसका काम है, और सिलिया क्या करता है, पैरामीशियम वगैरह और भी कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी मूवमेंट में क्या करता है जी, हेल्प करता है. तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हुआ. ये साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, वो डिस्कस करते हैं. नंबर 1, अमीबाइड मूवमेंट इज डन बाय माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऑल ऑफ दीज. तो माइक्रोफिलामेंट था तो अल्फा ऑप्शन बनती है जी इसकी. नंबर 2, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, पहला है जी माइक्रोफिलामेंट, बीटा है जी माइक्रोट्यूब्यूल, चार्ली है जी इंटरमीडिएट फिलामेंट, डेल्टा है जी ऑल ऑफ दीज. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट थे जो शेप को क्या रख रहे थे, मेंटेन रख रहे थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल. तो ट्यूब्यूल से याद रखिएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है. तो एक्टिन, ट्यूबुलिन, ट्रोपोमायोसिन और मायोसिन. तो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और मायोसिन ये तीनों होती हैं जी इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर. तो यहां कौन सी होगी, ट्यूबुलिन, सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, वो होती हैं जी आपके पास माइक्रोफिलामेंट के अंदर, और यहां जो आपके पास है वो माइक्रोट्यूब्यूल है, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी. नेक्स्ट जी 4, which part of the cytoskeleton play considerable role in the cell contraction. अब सेल की कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी चीज जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, मैंने कहा था वो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करवाती हैं ताकि सेल्स के अंदर प्रॉपर मूवमेंट हो, सेलुलर मूवमेंट हो. तो वो किसके अंदर होती है, वो तो माइक्रोफिलामेंट के अंदर होती है. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं जी, माइक्रोफिलामेंट बिल्कुल बीटा ही ऑप्शन है. इंटरमीडिएट तो सेल की शेप को क्या रखे हुए, मेंटेन किए हुए. लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो मैंने कहा था पेयर ऑफ सेंट्रियोल नाउन एज सेंट्रोसोम. तो वो क्या करता है जी, अल्फा सेल प्लेट फॉर्मेशन, बीटा सेल वॉल फॉर्मेशन, चार्ली इनिशिएशन ऑफ द सेल डिवीजन, डेल्टा इंट्रासेलुलर डाइजेशन. तो चार्ली ऑप्शन बनती है जी इनिशिएशन ऑफ द सेल डिवीजन, क्योंकि जब ये माइग्रेट करता है तो सेल आपकी डिवीजन जो है वो क्या हो चुकी होती है, शुरू हो चुकी होती है. तो स्टूडेंट आज के हमारे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपसे डिस्कस कर लिए गए, जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे वो भी आपसे शेयर कर लिए गए. होप सो आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. थैंक यू.